Very good morning, 5th class. We have covered ninth chapter in your SST book, that is caring for environment. इस चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, केयरिंग फॉर environment, राइट। तो आज जो है हम इस क्लास की इस चैप्टर की डीजी कवर करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इसकी डीजी क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इन्वायरमेंट चैप्टर के लिए केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट की डीजी को। Have you noticed how rainwater looks when it falls on your window pane? It's very clear, but the water in puddles is dirty brown. So students, we have studied about the water pollution in this chapter, ठीक है, कि वाटर पोल्यूशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझा रहे हैं कि सपोज आप गाड़ी में जा रहे हो और बारिश हो रही है, ठीक है। तो जब बारिश हो रही है तो जो विंडो पेन पे यानी कि जो ग्लास होता है विंडो का, उस पर जो बारिश की ड्रॉपलेट्स पड़ती है वो कितनी क्लियर होती है ना। लेकिन वहीं जो गाड़ी कीचड़ में से जाती है, यानी कि जो पानी ज़मीन पे गिर जाता है और कीचड़ में से जब गाड़ी जाती है, वो पानी कितना गंदा होता है ना। जो बारिश से पानी आया आपकी खिड़की के ऊपर गिरा, वो ड्रॉपलेट्स कितनी क्लीन होती है, क्लियर होती है एकदम। लेकिन जो सड़क पे पानी है वो कितना डर्टी होता है, इस तरीके से, है ना। The water in the streams and ponds near industries and in crowded towns is darker, dirtier and heavier. It may be difficult to believe this, but it is this rainwater that becomes this dirty water. Have you ever observed? ये जो रेन वाटर होता है, जब ये पॉल्यूटेंट्स के साथ मिल जाता है, हमने पढ़ा था ना पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो किसी भी चीज़ को पोल्यूट करने के कारण बनते हैं, उनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो जब ये रेन वाटर जो बिल्कुल साफ होता है, जब ये पॉल्यूटेंट्स के साथ मिल जाता है, ज़मीन पे पड़ा हुआ कचरा है, ठीक है, नालों के में पानी में जब गिर जाता है तो वो जो कचरा है उसके साथ मिलके ये जो फ्रेश वाटर होता है रेन का, ये पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। You'll experience the difference between dirty and rainwater. Discuss in class. ठीक है स्टूडेंट्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड और एक्सपीरियंस द डिफरेंस बिटवीन डर्टी एंड रेन वाटर। देखो, अगर आपने बारिश के पानी को इकट्ठा किया किसी ग्लास में, सपोज बारिश आ रही है, आपने छत पे रख दिया उसको, ठीक है, तो आप देखना कि वो कितना क्रिस्टल क्लियर पानी होगा, बिल्कुल साफ होगा। वहीं आप गली में से गंदे पानी को, जब बारिश हो रही है, उसको भर के लाना, तो वो कितना डर्टी पानी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे मिट्टी, कूड़ा, कचरा, ये सब उसमें मिक्स हो जाता है। तो वही जो रेन का साफ पानी होता है, जो डायरेक्ट आसमान से गिरता है और आप उसको स्टोर करते हो, इकट्ठा करते हो किसी चीज़ में, तो वो बिल्कुल साफ होगा। लेकिन जब वो पॉल्यूटेंट्स के साथ मिल जाता है, तो वही पानी जो साफ था, बिल्कुल क्लीन वाटर था, वो डर्टी हो जाता है, ठीक है। Have you noticed how rainwater looks when it falls on your window pane?
It's very clear. But the water in puddles is dirty brown. 6 क्लास आ रही क्या? मेरा तो लगा नहीं अभी तक 6 The water in the streams and ponds near industries and in crowded towns is darker, dirtier, and heavier. It may be difficult to believe this, but it is this rainwater that becomes this dirty water. Have you ever observed or experienced the difference between dirty and rainwater? Discuss in class. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी हमने समझा कि कैसे पानी जो है गंदा होता है। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल एलिमेंट्स इन वाटर, घुलने वाले और ना घुलने वाले एलिमेंट्स। A lot of substances like sugar, mud, and many more can mix. देखो सॉल्युबल क्या होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। इनसॉल्युबल क्या होते हैं, जो पानी में घुल नहीं सकते हैं। उन एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। With water. A lot of substances like sugar, mud, and many more can mix with water. Sugar can mix with water in such a way that no trace of the sugar is left. देखो स्टूडेंट्स, आपको बोल रहे हैं कि जब आप चीनी को, शुगर को पानी में मिक्स करते हो तो वो इस तरीके से पानी में मिक्स हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता इस पानी में शुगर है। वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती ना, तो वो पानी में पूरी तरह सॉल्युबल हो जाती है, यानी कि डिसॉल्व हो जाती है पानी में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें कभी चीनी थी, वो इस तरीके से उसमें घुल जाती है। Mud mixes with water in such a way that the clear water changes into thick brown fluid. देखो जब भी आप मिट्टी को पानी में मिलाओगे तो क्या होगा, जब आप मिट्टी को पानी में मिलाते हो तो जो पानी है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। जब बारिश होती है तो सड़कों पे जो पानी जमा हो जाता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है ना, वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उसमें मिट्टी मिक्स हो जाती है। तो अगर आप साफ पानी में मिट्टी मिक्स करोगे तो वो मिट्टी उसमें घुल जाएगी और पानी का कलर चेंज होके ब्राउन हो जाएगा। क्लियर? Does sugar mix with water the same way as mud? Discuss in class. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मड है यानी कि मिट्टी है वो पानी में इसी तरीके से मिक्स हो जाती है जिस तरीके से चीनी मिक्स हो जाती है। क्लियर? तो दोनों ही क्या है, वाटर सॉल्युबल है, यानी कि पानी में मिक्स हो जाते हैं। When mud is mixed with water, the mud is visible and it makes the water heavier. देखो स्टूडेंट, जब मड यानी कि मिट्टी पानी में मिक्स होती है तो वो क्या है, वो पानी में दिखाई देती है, ब्राउन कलर की दिखाई देती है ना, और जो पानी को वो हैवियर कर देती है, भारी कर देती है, क्योंकि मिट्टी में वजन होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो पानी है उसका कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाता है और वो पानी हैवी हो जाता है पहले से। ठीक है, But when sugar is mixed with water, it dissolves in the water and is not visible. लेकिन जब हम चीनी को मिक्स करते हैं पानी में तो चीनी जो है पानी में दिखाई नहीं देती, पानी के कलर को चेंज नहीं करती और पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है। ठीक है, This is so because mud is insoluble and sugar is soluble. ठीक है स्टूडेंट्स, मड क्या है, इनसॉल्युबल, पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलती है, और शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है पानी में, तो वो क्या है, सॉल्युबल है। As rainwater falls to the ground and flows around, it picks up many soluble and insoluble substances.
Many of these substances are filthy and they contaminate water. Can we clean this dirty water? How? Discuss in class. तो स्टूडेंट्स, अगर ये पानी Mix गंदा the हो जाता substances है, with water. Also, make a note of soluble and insoluble substances by observing the changes in water. Discuss in class. ये कह रहे हैं कि अगर पानी गंदा हो जाता है तो क्या हम उसको साफ कर सकते हैं? कोई ऐसा तरीका है जिससे गंदे पानी को साफ कर सके? देखो स्टूडेंट्स, घरों में आपने देखा होगा, हमारे घरों में वाटर प्यूरिफायर लगा होता है, आरओ जिसको हम बोलते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं? पानी को क्लीन करके, साफ करके पीते हैं, प्योरीफाई करके। ठीक है, तो कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं और उसको यूज करने के लायक बना सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इनमें से जैसे सॉल्ट है, आप पानी में घोल के देखो क्या वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। शुगर का आपने देख लिया, मड का आपने देख लिया, एप्पल जूस को देखो सॉल्युबल होगा कि नहीं, हनी को देखो, विनेगर यानी कि सिरके को देखो, ऑयल, चॉक पाउडर, मिल्क, इनमें सबको आप पानी में घोल के देखोगे और चेक करो कि कौन सी चीज़ें सॉल्युबल हैं और कौन सी इनसॉल्युबल है। दोनों के एग्जाम्पल आपने देखे थे, समझ में आ गया आपको सॉल्युबल इनसॉल्युबल। ठीक है, अब हम देखेंगे हम साफ कैसे कर सकते हैं। The insoluble dirt mixed in the water can be removed through sedimentation. Keep the beaker still for a long while. Preferably, leave it still overnight. Next morning, look at what has happened to the water in the beaker. You will notice two layers. One is the water, which now looks much cleaner, and at the bottom of the glass is a layer of mud. देखो स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई मड सॉल्युबल वाटर है, यानी कि मिट्टी वाला पानी है, आप उसको एक बर्तन में भर के रख दो और रात भर उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो अगली सुबह आप देखोगे कि ऊपर का जो पानी है उस बर्तन में वो तो साफ है और जो मिट्टी है वो नीचे जम के बैठ गई है। ठीक है, तो ऊपर क्या मिल गया आपको? साफ पानी, और जो गंदा पानी है, मिट्टी है, वो सब नीचे बर्तन में बैठ जाती है। Let's see how this happened. When you left the muddy water still overnight, the heavier, insoluble mud sank downwards to the bottom of the glass. Now, ऐसा कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? देखो, जब हम मिट्टी वाला पानी भरते हैं किसी बर्तन में, तो हमने देखा था जो इनसॉल्युबल यानी कि जो पानी में घुल नहीं सकती, मोटी वाली जो मिट्टी होती है, मिट्टी के कण होते हैं, वो धीरे 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 समय के साथ साथ बर्तन में नीचे बैठते चले जाते हैं। ठीक है, तो जब क्या होता है, इनसॉल्युबल मड जो है नीचे इकट्ठी हो जाती है, तो ऊपर का पानी जो है साफ पानी रह जाता है और जो मड है, उसके जो मिट्टी के कण है, वो सब नीचे पानी में बैठ जाते हैं। how do you separate this mud from the water? अब आप इस मड को, मिट्टी को पानी से सेपरेट कैसे करोगे, अलग कैसे करोगे, देखते हैं। You can do this by decantation. Very carefully and without shaking the glass, you can pour out the water into another beaker. This water is now cleared of insoluble dirt. डिकेंटेशन क्या Another होता है? method of separating the insoluble dirt from water is देखो, पहला तरीका है डिकेंटेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, उस बर्तन को उठाएंगे और साफ पानी को बिना हिलाए हुए दूसरे बर्तन में पलट देंगे, नीचे के मिट्टी वाला हिस्सा जो है हम उसी में छोड़ देंगे। ठीक है, इसको डिकेंटेशन बोलते हैं। इसकी मदद से हम मिट्टी को पानी से अलग कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है वो देखते हैं, filtration. फिल्ट्रेशन। A cotton cloth covers the mouth of this empty beaker. When you pour the muddy water on the filter, the mud does not pass through the small holes of the cotton cloth. What passes through and is collected in the second beaker is much cleaner water. ठीक है स्टूडेंट, A filter can filter out more dirt than इस तरीके से फिल्टर करके, यानी कि पानी को छान के, अगर आप कॉटन का कपड़ा रख देंगे और उसमें से उस पानी को छानेंगे तो मिट्टी जो है कपड़े में ऊपर रह जाएगी, साफ पानी आपको बीकर में मिल जाएगा।
and a cotton cloth because of the smaller holes. If you have a purifier vessel with candle filters, then those filters also work similarly. जो हमारे घरों में आरओ लगा होता है ना, उसमें इस तरीके के फिल्टर्स होते हैं और ये ऐसे ही काम करते हैं, पानी को इसी तरीके से साफ करते हैं। ठीक है, Sedimentation, decantation, and filtration can clear dirty water of insoluble dirt. But this water is still not fit for drinking because of the soluble impurities, which cannot be filtered like insoluble impurities. देखो स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं इन तरीकों से हम पानी को जो है मिट्टी से अलग तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पानी को पीने के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जो है इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। ठीक है, कि अगर हम इस पानी को कंज्यूम करेंगे तो वो प्योर पानी नहीं होगा, इसलिए हम इसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पानी को छानने के बाद भी इस ये देखो ये दिखाई दे रही है ना, ये कुछ इम्प्योरिटीज पानी में रह जाती है। तो इस आगे हम समझेंगे कि इसको कैसे हम साफ कर सकते हैं। Reliable way of cleaning water of soluble dirt is distillation. Distillation involves evaporation and then condensation. Water can be evaporated by heating it. This process will generate steam, and this steam will then enter the long tube. A part of this tube is kept cooler than the normal temperature. In this part, the steam condenses and collects as crystal clear water. In the process, the soluble dirt in the water does not evaporate and remains in the first beaker. Evaporation and condensation together distill water of all its soluble impurities. देखो इस तरीके से पानी को जो है हम साफ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको गर्म करेंगे तो पानी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके इसमें से कंडेंस होके दूसरे बीकर में साफ पानी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। ये देखो Now this water is purified and can be used for drinking. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वाटर प्योरिफिकेशन में हमने क्या करके देखा, इंसॉल्युबल डर्ट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन से, डिकेंटेशन से और फिल्ट्रेशन से। सेडिमेंटेशन मतलब पहले हम पानी को मिट्टी में बिठा देते हैं, ठीक है, पूरी रात उसको छोड़ेंगे, उसके बाद हम सेकंड क्या कर सकते हैं, उस पानी को डिकेंटेशन कर सकते हैं, दूसरे बर्तन में पलट सकते हैं, तीसरा हम उसको फिल्टर कर सकते हैं यानी कि छान सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पानी को साफ कैसे कर सकते हैं, हम उसको गर्म करके जो पानी इवापोरेट होगा उसके बाद ठंडा होकर दूसरे बीकर में चला जाएगा, उससे पानी जो है पीने के लायक बन जाएगा। क्लियर? वाटर को देखा हमने, अभी हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। You must have seen dust being blown about during a storm. What is this dust? It is a part of the top layer of the soil. The top layer of soil is the fertile layer. It is called topsoil. If the top layer of the soil is removed, where can the plants grow? The topsoil is essential for plant growth. The removal of the fertile topsoil by the action of wind and water is called soil erosion. When land is exposed to the heat of the sun, it dries up quickly. The topsoil. जब मिट्टी की ऊपर की लेयर जो है हवा से या पानी से उड़ के या बह के दूसरी जगह पे चली जाती है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, जब मिट्टी हवा में उड़ के दूसरी जगह चली जाती है, एक जगह से दूसरी जगह, या जब पानी वहां से जाता है तो पानी के साथ बह के वहां से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। Can easily be removed by strong winds. Flowing water also carries away the fertile topsoil.
Are strong winds and flowing water the two natural factors that cause soil erosion? Storing strong wind and flowing water are the two natural factors that cause soil erosion. क्या देखो, बहुत तेजी से जो हवा चलती है या फिर बहता हुआ पानी है, क्या वो सॉइल इरोजन का कारण होते हैं? आंसर देखते हैं। यस, अभी हमने देखा ना, हवा चलती है, पानी बहता है, तो उसके साथ टॉप लेयर बह के चली जाती है, तो उससे सॉइल इरोजन होता है। ठीक है। Some human activities are also responsible for exposing land to strong wind and flowing water. When cattle are allowed to overgraze, the natural cover of vegetation is destroyed and soil erosion takes place. Cutting down trees and clearing large areas of forests for raising livestock or building industries also exposes the land to the adverse effects of natural factors such as rain and wind. The deforestation and overgrazing also lead to soil erosion. देखो स्टूडेंट, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट देते हैं, जंगल खत्म हो जाते हैं, तो देखो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को अपने साथ होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो उससे क्या होगा? पानी आएगा या हवा चलेगी तो वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बह जाएगी। तो जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे भी जो है सॉइल इरोजन होता है। ओवरग्रेजिंग क्या होता है? जब जानवर बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं घास को, ठीक है, घास फूस को, छोटे छोटे पौधों को, तो उससे क्या होता है? मिट्टी, क्योंकि जो जड़ें होती है पेड़ पौधों की, घास की, वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। लेकिन अगर जानवरों ने ओवर ग्रेजिंग कर दी, बहुत ज़्यादा चढ़ गए, सारा मैदान खाली हो गया, मिट्टी हो गई वहाँ पे, तो फिर क्या होगा? वो जो वाटर के साथ जो है सॉइल इरोड हो जाएगी। इरोड हो जाएगी मतलब एक जगह से बह के दूसरी जगह चली जाएगी। क्लियर? तो बोथ आर द फैक्टर्स फॉर सॉइल इरोजन। Prevention of soil erosion is called soil conservation. Plants play the most important role in soil conservation. तो स्टूडेंट्स, जब हम सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। क्लियर? This land is covered by natural vegetation. Observe what happens when a strong wind blows or when it rains heavily. What has protected the topsoil from erosion? देखो, अब हम जो इरोड होने से किस तरीके से बचा सकते हैं वो देखते हैं। The roots of plants hold the soil particles and prevent them from being washed away by wind and water. Plants also act as barriers and reduce the force of the wind and flowing water. Which of the following would help in soil conservation? Afforestation, the correct method of crop rotation, appropriate and effective drainage help in soil conservation. तो स्टूडेंट्स, क्या तरीका है जिससे हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं, यानी कि सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा से पेड़ पौधों को लगा के, या क्रॉप रोटेशन का जो फसलें उगाने का जो तरीका उसको, उसके करेक्ट मेथड को अपना के, या फिर ड्रेनेज को, पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है हमारा, उसको ठीक से करके हम जो है सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो तीनों ही आंसर आपके करेक्ट है। क्लियर? मेथड्स देखते हैं हम। There are many interesting methods employed to prevent or reduce soil erosion.
Usually, between harvesting and raising the next crop, the fields lie bare. To prevent the soil from being blown away, a crop such as grass is grown. Such a crop, which is grown mainly to prevent soil erosion, is called a cover crop. The roots of cover crops hold the grains of fertile soil together and prevent them from being blown or washed away by wind or rain. This grass can be used in cattle fodder. Did you know that it takes over 1,000 years for nature to make 1 inch of topsoil? तो स्टूडेंट्स हमें जो है 1000 साल से भी ज़्यादा लग जाता है अपने टॉप सॉइल को बनाने के लिए। तो हमें सॉइल को जो है संभाल के रखना चाहिए, उसको इरोड होने से बचाना चाहिए। Let us try an interesting activity. Take a sheet of thick paper. Keep it inclined against a support. Now pour a little water from the top of the sheet. Observe the fast flow of water down the slope. Now take another sheet of paper and fold it in the form of steps. Pour a little water on the top step. Observe the slower and less forceful flow of water. The same concept is used to prevent soil erosion in hilly regions, where crops have to be cultivated on the slopes of the hills. In these hilly regions, farmers convert the hills into steps. Crops are then grown on these steps cut into the slopes of hills. This is called terrace farming. The steps slow down the flow of water. As a result, when water flows down from the hill, some soil from one step is left on the next step, reducing the amount of soil loss. The rainwater collects on each step and is absorbed by the plants. Most of you must have made sand castles. An outer boundary wall is made to offer protection from the flowing water. If there was no boundary wall, the force of water would wash away the shells and the sand. Similarly, during heavy rains, rivers overflow and wash away the fertile topsoil of the river banks. To prevent this, embankments are built along the river banks. The embankments hold the water between the river banks and prevent soil erosion. तो स्टूडेंट्स एम्बैंकमेंट क्या होता है? बांध बना के भी हम पानी को जो है बहने से रोक सकते हैं। नदियों के किनारे अगर हम एम्बैंकमेंट्स बना देंगे यानी कि बांध बना देंगे तो उससे भी हम अपनी सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था? सीढ़ी नुमा खेती बनाकर। पहाड़ों के क्षेत्र में क्या होता है? पानी तेजी से बह जाता है, तो वहाँ पे अगर हम सीढ़ी नुमा खेत बना देंगे तो पानी तेजी से नहीं बहेगा। तो इस तरीके से हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है।